अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का, जिसका नाम है ऑसिलेशंस। और स्टूडेंट्स, उसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम को। किस तरह से एक सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, हम इसे प्रूव करेंगे। और इसके लिए जो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी होती है, उसके एक्सप्रेशन को भी ड्राइव करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं सिंपल पेंडुलम की तरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस, और ऑसिलेशन के अंदर ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को सीखते हैं एक सिंपल पेंडुलम के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सिंपल पेंडुलम होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल हैवी मैस। एक स्मॉल हैवी मैस होता है, सस्पेंडेड बाय अ लाइट, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यानी स्टूडेंट्स, अगर एक हैवी मैस को एक बहुत ही लाइट स्ट्रिंग के साथ बांध के लटका दिया जाए तो हम उसे पेंडुलम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ यहाँ पे स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट की गई है, और उसके नीचे एक हैवी मैस जो है वो लटका दिया गया है। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैस है, यहाँ पे आपको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाया जा रहा है। असल में ये जो स्मॉल हैवी मैस होता है स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट मैस होता है। पॉइंट मैस हम एक ऐसे मैस को कहते हैं जो कि कंसंट्रेटेड होता है ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता हुआ मैस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत हैवी मैस तो होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं होता, ये 2 डायमेंशंस में नहीं होता, ये 3 डायमेंशंस में नहीं होता, बल्कि ये एक पॉइंट होता है, बहुत छोटा होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा हैवी दिखाया जा रहा है। तो उसको हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पेंडुलम है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। दूसरी चीज़ जो इसमें समझने वाली है कि जो स्ट्रिंग है वो बहुत लाइट वेट होनी चाहिए, कि उसके मैस की वजह से हमारे इस पॉइंट मैस की मूवमेंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है वो एक फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे कोई एयर की या किसी भी और मीडियम की कोई फ्रिक्शन या उसकी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, आखिर में ये जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है वो स्ट्रिंग एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी आप उसको खींच के उसकी लेंथ को इंक्रीज ना कर पाओ। ये एक इस तरह की स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, यानी लोड के लटकने की वजह से उस स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की एक अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि क्या ये सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ये सिंपल ऑसिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस फिगर को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, कंसिडर करें कि इनिशियली हमारे पास ये एक लेंथ थी जो यहाँ पे स्ट्रिंग की नज़र आ रही है, जो कि सी से लेके ए तक हमारे पास मौजूद है। और इस लेंथ को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ था स्मॉल एल के साथ, और एक मैस जो कि स्मॉल एम है वो इसके साथ सस्पेंडेड था, लटक रहा था। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि जब मैस इसके साथ लटकाएंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें एक टेंशन आ जाएगी, और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पिवट पॉइंट की तरफ होती है, जिस पॉइंट पे उसे बांधा गया होता है उस पॉइंट की तरफ होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टेंशन की डायरेक्शन भी दिखाई जा रही है कि टेंशन अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये उठता है कि ये टेंशन आई किस वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको इस टेंशन को कॉज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो मैस नीचे लटकाया गया है इसका तो कुछ वेट भी होगा। ये अर्थ के ऊपर मौजूद है, तो अर्थ इसे अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है जो इसका वेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस मैस का एक वेट है जो इसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल कर रहा है, और हमें पता है कि वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है mg के साथ, तो इसीलिए W इज इक्वल टू mg हमने लिखा हुआ है, और ये वेट है जो इस मैस को डाउनवर्ड्स खींच रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इनिशियल स्टेट की बात करें जो जहाँ पे ये इस वक्त मौजूद है, तो स्टूडेंट्स ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है।
हमारा मैस किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ये यहाँ पे रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट इस पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मौजूद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनिशियली अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वेट और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। टेंशन इज इक्वल टू वेट। और स्टूडेंट्स इस रिस्पेक्ट से हमारा ये जो पेंडुलम इधर नज़र आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ये मूव नहीं कर रहा होता, ये रुका हुआ होता है, ये सस्पेंडेड फॉर्म में यहाँ पे हमें मैस नज़र आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा काम करें कि इसे ऑसिलेट करवाएं, अब ऑसिलेशन कैसे करवा सकते हैं, हमें पता है कि हमें इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा इसकी मीन पोजीशन से। तो अगर हमें ये जो मैस नज़र आ रहा है, हम इस मैस को डिस्प्लेस करते हैं, इसे खींचते हैं, पुल करते हैं और इस जगह तक ले आते हैं जिस पॉइंट को हम लोगों ने बी का नाम दिया। स्टूडेंट्स देखें कि इसकी जो मेन पोजीशन से हम बी तक लेके आए हैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये स्मॉल एक्स है जो मेन पोजीशन से इस वक्त ये कितना डिस्प्लेस हो चुका है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स जब ये यहाँ पे मौजूद होगा, हमें पता है कि जब हम इसे रिलीज़ करेंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं ये मूव करेगा वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ। लेकिन क्या ये मेन पोजीशन पे रुक जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये अपने इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा और आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और ये इसके ऑपोजिट एंड पे भी एक सर्टन हाइट तक जाएगा और फिर वापस आएगा मेन पोजीशन की तरफ। ये मेन पोजीशन की तरफ क्यों वापस आ रहा है? हमें पता है कि एक फोर्स है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो रिस्टोरिंग फोर्स इसे इसकी मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे इस केस में क्या हो सकती है जो इसे मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके आ रही है। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इस पूरे अरेंजमेंट में बेसिकली दो ही फोर्सेस हैं। एक वेट है जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करता है और दूसरा टेंशन है जो पिवट पॉइंट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसकी रिस्टोरिंग फोर्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और अपने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को समझते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था चैप्टर नंबर 2 में कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से एक वेक्टर मौजूद हो, लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने ड्रॉ किया। अगर हम इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं? अगर स्टूडेंट्स ये वेक्टर है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर ए के साथ, इसका नाम हम ए दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। किस तरह से ड्रॉ करते हैं? आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक प्रोजेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रोजेक्शन जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगी वो कुछ इस तरह से होगी जो कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी अगर ये ए है और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बन रहा है, अगर वो एंगल थीटा हो, तो ये जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम इसे कहते थे ए कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये स्टूडेंट्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था। और अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो प्रोजेक्शन होती थी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। और वो प्रोजेक्शन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स हम उस प्रोजेक्शन को यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हम उसे कहते होते थे, अगर ये वेक्टर ए है तो ये ए साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करके देख लेते थे। अब स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए नहीं बल्कि हमारा वेट डब्ल्यू है। तो अगर ये वेक्टर ए डब्ल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, तो स्टूडेंट्स ये अगर W के बराबर है तो हमें पता है W तो mg के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे mg कॉस ऑफ एंगल थीटा और इसको लिख सकते हैं mg साइन ऑफ एंगल थीटा। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको रोटेट करवाएं, किस तरह से? ये वेक्टर तो मैंने इसलिए ऐसे बनाया क्योंकि हम ऐसे सीख चुके हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें, कैसे रोटेट करें? आप समझें कि हम इसको इस डायरेक्शन में घुमा देते। जब ये वेक्टर घूमेगा तो इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स इसके साथ
रोटेट करेंगे, इसके साथ ही घूम के नीचे की तरफ आएंगे। यानी अगर इस तरह से ये 3 वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं और हम इनको रोटेट करवा के नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आता है कि हम इसको घुमा के बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएं। जब नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जो वेट आपको नज़र आ रहा है, अगर इसको बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लें, तो उसके इस मूवमेंट के दौरान जब हमारा वेट नीचे को आएगा तो हमारा जो ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन बदल गई होगी और वो एक स्पेसिफिक एंगल पे आ गया होगा। और इसी तरह साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है। आप अगर इसको रोटेशन के बाद देखें तो स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें देखते हैं कि वेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो बेटा देखिए स्टूडेंट्स, देखें इसकी जब रोटेशन होगी, ये जब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आएगा तो हमारा कॉस जो है वो एक खास एंगल पे आ जाएगा जो यहाँ पे आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जो हमारा साइन है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ये जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाए हैं अपने वेट के वो किस तरह से बनाए हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमने इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स अब अगर इस चीज़ को देखें तो हमें बड़ी अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जो वेट है वो तो हमेशा रहेगा डाउनवर्ड्स ही, वेट की डायरेक्शन नहीं बदलनी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हम वेट को इसके 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर चुके हैं। एक कंपोनेंट जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि एम जी कॉस ऑफ एंगल थीटा की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर गौर से देखते हैं हम लोग कि एम जी कॉस थीटा और ये जो टेंशन आपको स्ट्रिंग के अंदर नज़र आ रही है, ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है। यानी इस केस में जो हमारी टेंशन है, जो पहले पूरे के पूरे वेट के बराबर थी, अब वो पूरे वेट के बराबर नहीं रही। अब वो जो टेंशन है उस वेट के एक कंपोनेंट के बराबर है। यानी इस स्टेट में, इस पोजीशन में जहाँ पे इस वक्त हमारा मैस है, अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो टेंशन है इस वक्त वो बराबर है एम जी कॉस ऑफ एंगल थीटा के। जो स्टूडेंट्स पहले पूरे वेट के बराबर थी, अब वो पूरे वेट के बराबर नहीं है बल्कि वेट के एक कंपोनेंट के बराबर आ गई हमारी टेंशन। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके दूसरे कंपोनेंट की बात करें जो कि है एम जी साइन ऑफ एंगल थीटा, तो स्टूडेंट्स अगर एम जी साइन ऑफ एंगल थीटा को देखते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए तो कोई फोर्स मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है कि ये वो फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन में हमारा मैस एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि हमारा मैस जो है वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एम जी साइन थीटा ही ऐसी फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। इसका मतलब है इस मैस को जो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लेके जा रही है वो फोर्स है एम जी साइन ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए कि अगर हम ये कहते हैं कि एक पेंडुलम में हमने मैस को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद रिलीज कर दिया, तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, यानी वो कौन सी फोर्स है जो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में वेट नहीं है, क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट तो सिर्फ टेंशन को बैलेंस करने में यूज हो गया। अगर वेट होता रिस्टोरिंग फोर्स तो फिर वेट की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होनी थी। इस वक्त वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और उसका एक कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस कर रहा है और जो उसका दूसरा कंपोनेंट है वो आपके मैस को मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो स्टूडेंट्स वही होती है जो मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे भी फिर अगर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। वेट का वाई कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस केस में जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन की तरफ जाता है वो रिस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स इक्वल है हमारे वेट के y कंपोनेंट के बराबर। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर स्टूडेंट्स वो बराबर है -mg साइन ऑफ एंगल थीटा।
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स आपके जहन में कि मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होता है। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम की तरफ है और हमारी ये फोर्स जो है ये एक्सट्रीम से मीन की डायरेक्शन में, तो कोई भी चीज़ जो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी हम उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें हमारे डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो रिस्टोरिंग फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन इस वजह से आया क्योंकि ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमें पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है एंगल, कि इस सर्टन एंगल पे हम लोग अपने मैथ्स को लेके गए थे, इसको भी एग्जैजरेट किया गया, आपको बड़ा करके दिखाया गया। असल में ये एंगल इतना बड़ा नहीं होता, ये एंगल स्मॉल एंगल होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल स्मॉल हो तो उसके लिए साइन ऑफ एंगल थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ एंगल थीटा ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एंगल थीटा के। तो स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन हो तो हम लोग यहाँ पे जो साइन थीटा लिख चुके हैं हम इस साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -mg और यहाँ पे थीटा। और स्टूडेंट्स इसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है मेन पोजीशन की डायरेक्शन में। तो अगर ये मेन पोजीशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन को फोर्स के साथ अगर रिलेट करना हो तो हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेते हैं और वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। और स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है ये बेसिकली वही फोर्स है जो एक्सेलरेट करवा रही है हमारे ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस एफ आर इज इक्वल टू एफ, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारी यही फोर्स है। तो फिर अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंस एफ आर इज इक्वल टू एफ, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल पाते हैं तो हम इनकी राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बनने जा रहा है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम ए जो कि हमारे पास फोर्स है एफ और ये किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ जाएगी -mg और साथ में स्टूडेंट्स आ गया एंगल थीटा। और स्टूडेंट्स अगर इसमें हम लोग देखें तो दोनों साइड्स पे हमारे पास m लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर इस m को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक रिलेशन बनेगा जिस रिलेशन को हम लोग आगे यूज़ करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स वो रिलेशन क्या आ रहा है हमारे पास, रिलेशन कुछ इस तरह से आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g इंटू एंगल थीटा। स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अगर इस रिलेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा लिखा हुआ है, ये जो एंगल थीटा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम इस थीटा की वैल्यू इवेलुएट करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम वापस चलते हैं और अपने चैप्टर नंबर 5 का एक फॉर्मूला याद करते हैं। हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब भी एक आर्क लेंथ को रेडियस के साथ रिलेट किया जाता है तो आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के दरमियान एक रिलेशन हम लोगों ने सीखा था और वो रिलेशन था S इज इक्वल टू R इंटू एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर S क्या था,
एस था आर्क लेंथ, यानी जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ में एस आर्क लेंथ थी, और जो आर है ये हमारे पास उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हुआ करता था, और थीटा वो एंगल होता था जो आपकी आर्क ने बनाया होता था सर्कल के सेंटर के ऊपर। अब अगर इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग अपनी फिगर के अंदर इस पे नज़र डालें तो स्टूडेंट्स हमें कुछ नज़र आएगा। अगर आप इमेजिन करें कि ये जो मैस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैस अपने सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी ये ऑसिलेट करने की बजाय ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। कैसे? अगर आप इमेजिन करें कि ये जो ए बी से ए की तरफ जा रहा था, ये मूव करते 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 फर्दर आगे की तरफ चलता जाता है, और स्टूडेंट्स इस तरह से ये अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह से ये एक सर्कल बना रहा है सिर्फ समझने के लिए, तो उस सर्कल में हमें ए से लेके बी तक जो नज़र आ रहा है डिस्टेंस, ये आर्क है, और जो हमारे पास सर्कुलर पाथ बनेगा, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है, वो तो हमारी इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्क लेंथ यहाँ पे ए से लेके बी के बराबर है, और जो रेडियस है हमारे पास वो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है, यानी स्मॉल एल के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हमें कंसीडर करनी है। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो आर्क लेंथ ए से लेके बी तक हमें नज़र आ रही है। अगर ए से लेके बी तक की लेंथ को हम कंपेयर करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में कम है और आर्क लेंथ जो है वो ज़्यादा है अपेरेंटली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमें नज़र आती है, और आर्क लेंथ क्योंकि कर्व पाथ में हमें नज़र आ रही है तो वो ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने शुरू में ही कंसीडर किया कि ये एंगल जो है हमारे पास ये बहुत स्मॉल एंगल है। तो अगर एंगल स्मॉल हो तो आप इसे इमेजिन करें बिल्कुल इसी तरह से कि जो मैस हमें इस वक्त बी पे नज़र आ रहा है, अगर ये ए के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो अगर ए के करीब होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर्क लेंथ ए बी है वो तकरीबन इक्वल हो जाएगी एक्स के। स्टूडेंट्स तो एक्स के अगर ये इक्वल आ जाती है तो फिर उस केस में हम यहाँ पे आर्क लेंथ जो एस लिखी हुई नज़र आ रही है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स के साथ। तो स्टूडेंट्स हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल थीटा। जब एंगल थीटा बहुत स्मॉल होगा तो स्टूडेंट्स उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो एस लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इक्वल हो जाएगा एक्स के। और दूसरी चीज़ें तो हमें पता है कि जो आर है ऑल्सो जो हमारे पास आर है स्टूडेंट्स वो इक्वल है एल के। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन बनता हुआ नज़र आएगा कि एस की जगह पे हम लोग लिख देंगे एक्स, आर की जगह पे हम लोग लिख देंगे एल, और ये स्टूडेंट्स थीटा हमारे पास इसी तरह लिखा रहेगा। और इसे अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं तो उस रीअरेंजमेंट में अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एल थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लें तो डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय एल, ये स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अब क्या करें, ये जो थीटा की वैल्यू है इसे हम लोग अपने एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, एक्सेलरेशन ए स्टूडेंट्स ये इक्वल आएगी माइनस जी, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लोग लगा रहे हैं x डिवाइडेड बाय l, हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास आता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाय l, और ये x अलग से लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये ज़मीन के एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस किया गया हो तो उस केस में हमारे पास ये जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो कांस्टेंट होगा, और जो l है स्ट्रिंग की लेंथ हमने चेंज नहीं की तो l भी क्या है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और अंदाज भी आ सकता है कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और साथ में हम माइनस का x
अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि G/L इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि वो कांस्टेंट है। और फिर कांस्टेंट और इक्वल के साइन को अगर हम ख़त्म करें तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं, A इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ तो गए होंगे कि ये जो रिलेशन हमारे पास बनता हुआ नज़र आ रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग अपने पिछले आर्टिकल्स में बार बार ये चीज़ सीख चुके हैं कि जहाँ पे भी आपने किसी भी मोशन को प्रूव करना हो कि वो सिंपल हार्मोनिक है, तो आप ये एक्सप्रेशन प्रूव कर लें। यानी जहाँ भी आपके पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो, तो इस डायरेक्ट रिलेशन में अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ हो तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज़ साबित कर दी कि हमारा ये जो पेंडुलम था जो कि सस्पेंडेड था, जो मैस था जो कि सस्पेंडेड था और एक पेंडुलम बना रहा था, इसकी जो मोशन है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट्स ये तो फर्स्ट हाफ था जिसमें हमने प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं तो हम इसके एक्सप्रेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं, इससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं हम उन्हें भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग पहले पिछले आर्टिकल्स में ये चीज़ सीख चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन का एक जनरल रिलेशन है। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन जो था वो वहाँ पे ड्राइव किया था कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू -ω² इंटू x, इसके बराबर होता है। स्टूडेंट्स इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है मैं उसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए इसके बिल्कुल करीब उसे लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g/L इंटू x। ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर इन इक्वेशंस को दोनों जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिखी हुई है हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करें, इनका कंपैरिजन करें, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही जगह पे मौजूद है। इसी तरह x भी एक दूसरे को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो ω² लिखा हुआ है उसे भी कॉरिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारे इस कांस्टेंट को। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ω² ये इक्वल होना चाहिए G/L। और स्टूडेंट्स फिर यहाँ से ही अगर हम लोग अपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा √G/L। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम फर्दर डिफरेंट टर्म्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है हमारे पास टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है हर उस ऑब्जेक्ट के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि एक रिलेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में ड्राइव किया था और उसी रिलेशन से हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड लेके आ सकते हैं जो लीनियर और एंगुलर की रिप्रेजेंटेशन थी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि S इज इक्वल टू V इंटू टी होता है। इसमें S जो है
स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस होता है लीनियर, v जो है ये स्पीड होती है और t जो है वो टाइम होता है। और हमने चैप्टर नंबर 5 में सीखा था कि अगर आप इन सब को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो s चूँकि डिस्टेंस है और इसकी एंगुलर फॉर्म जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। v स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर स्पीड है, लीनियर वेलोसिटी है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एंगुलर फॉर्म में वो ओमेगा होती है। और टाइम को स्टूडेंट्स हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं। और स्टूडेंट्स फिर यहाँ से अगर हम लोग टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो टाइम है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो इक्वल आएगा थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। थीटा स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस केस में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हम उसे उसके साथ रिलेट कर सकते हैं और उसमें थीटा वो एंगल होता है जो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होता है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल की, यानी अगर इसी मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें और यहाँ पे जो मैस है हम इसको रिलीज करते हैं, ये मूव करते करते अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, मीन से फिर दूसरी तरफ वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वहाँ से वापस मीन पे आएगा और दोबारा से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक अपना साइकिल कंप्लीट करता है जिसे हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। और इस वाइब्रेशन में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग टाइम पीरियड का नाम देते हैं। और हमने ये सीखा था कि जितना टाइम एक वाइब्रेशन में चाहिए होता है उतना ही टाइम एक रोटेशन में भी रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब है एक रोटेशन भी कंप्लीट हो गई। और एक रोटेशन के कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि जो एंगल कवर किया गया है वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है हम इसको भी रिलेट करके देख सकते हैं। किस तरह से? ये जो टी लिखा हुआ है स्मॉल टी, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी में बन गया क्योंकि अब एक रोटेशन की बात कर रहे हैं। और इस केस में जो हमारा थीटा है वो स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा 2 पाई के। क्यों? क्योंकि अब जो उसने एंगल कवर किया है वो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई के बराबर है। अब स्टूडेंट्स बचा नीचे लिखा हुआ ओमेगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इस ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने देखा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स हम फिर इस वैल्यू को यहाँ पे इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जी डिवाइडेड बाय एल एक इस तरह का रिलेशन आ जाता है। और स्टूडेंट्स फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे पास आता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेवलप कर लिया टाइम पीरियड का कि अगर आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और हम उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम फिर इस रिलेशन से उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर इस रिलेशन को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है। 2 पाई लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हमें पता है 2 पाई तो वैसे कांस्टेंट होता है। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, एक हमारे पास लेंथ है और दूसरा हमारे पास जी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे भी मैस का जिक्र नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने मैस सस्पेंड किया था, हमने कहा था वो हैवी पॉइंट मैस है, लेकिन हम टाइम पीरियड में यहाँ देख रहे हैं कि टाइम पीरियड तो मैस पे डिपेंड ही नहीं करता। हमारा टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यानी आप चाहे बहुत हैवियर मैस सस्पेंड कर दो या स्लाइटली लाइटर मैस सस्पेंड कर दो, दोनों केसेस के अंदर अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो टाइम पीरियड मैस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाए कि क्या मैस पे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करता है या मैस को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो हमारे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द mass of the simple
पेंडुलम। तो सिर्फ जो डिपेंड करेगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, और लेंथ का रिलेशन स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम चाहते हैं कि टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर टाइम पीरियड कम करना हो तो लेंथ को डिक्रीज़ कर देंगे अगर जी की वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास टाइम पीरियड का रिलेशन। टाइम पीरियड के रिलेशन के साथ साथ हम स्टूडेंट्स एक और रिलेशन भी यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं और करेंगे, और वो रिलेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट्स हमें पता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी हुआ करती है ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो स्टूडेंट्स अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल f के साथ, और स्टूडेंट्स ये इक्वल होती है 1/टाइम पीरियड के। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगी 1/2 पाई इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G। और फिर स्टूडेंट्स इसको अगर हम अलग करके लिखें तो 2 पाई 1/2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय L। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का, कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी इस तरह से इस रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे सिंपल पेंडुलम की बेसिक्स, कि जब ये ऑसिलेट करता है तो इसकी ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और इसका टाइम पीरियड इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट करके देख लिया। तो स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम के साथ साथ एक और टर्म भी एसोसिएटेड है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, और वो है सेकंड्स पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स हमें जहाँ पे सिंपल पेंडुलम का पता है उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड्स पेंडुलम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ये एक इस तरह के पेंडुलम को कहते हैं जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स हो। यानी अगर हम उसकी ऑसिलेशन की बात करें कि अगर आप उसे एक एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज़ करते हैं तो वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते एग्जैक्टली 1 सेकेंड का टाइम यूज़ करें, और फिर वापस आते आते भी 1 सेकेंड का टाइम यूज़ करें। यानी अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड्स अगर इसे रिक्वायर्ड होंगे तो ऐसे पेंडुलम को सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। A pendulum whose टाइम पीरियड जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इज 2 seconds is called seconds pendulum। तो स्टूडेंट्स इसे सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो हम लोग इस केस में फिर इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स को भी सीख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकेंड होगा। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर सेकंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, और इस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 0.5 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड्स पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 हर्ट्स है। 0.5 हर्ट्स का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में अपनी आधी
जो वाइब्रेशन है वो कंप्लीट कर रहा है। इसे अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड चाहिए होते हैं। और स्टूडेंट फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। अगर आपने सेकंड पेंडुलम लेना है तो उसकी लेंथ आपके पास क्या होगी। तो स्टूडेंट्स लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। वी नो दैट टाइम पीरियड इज़ दिस। टाइम पीरियड हमारे पास ये होता है। तो स्टूडेंट्स अगर इस टाइम पीरियड को यूज़ करते हुए हमें लेंथ को फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर द लेंथ। किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स इसकी दोनों साइड्स पे जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा टी स्क्वायर, और ये जो 2 पाई लिखा हुआ है जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, L डिवाइडेड बाय G। हमारे पास इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम L की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करते हैं। तो टी स्क्वायर और ये G जो नीचे लिखा हुआ है ये डिवाइड हो रहा है, जाके ये टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय G, और 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है L के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास हैं। अगर आप टी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, टाइम 2 सेकेंड्स है, तो स्टूडेंट्स हम t की जगह यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करते हैं। g हमें पता है 9.8 होता है स्टूडेंट्स, और 4 पाई स्क्वायर। और फिर अगर हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है, और वो आंसर हमारे पास आता है 0.992 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये लेंथ होती है हमारे सेकेंड्स पेंडुलम की। तो सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ 0.992 मीटर्स होती है। या स्टूडेंट्स अगर इसे सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 99.2 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ होती है। इसको आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी पता होनी चाहिए, और अगर उसकी लेंथ की बात करें तो वो लेंथ भी हमें पता होनी चाहिए, 99.2 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल पेंडुलम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने ड्राइव करके देखा कि किस तरह से एक सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, और साथ में हमने इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी ड्राइव किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।